किसी भी कंपनी का अगर अपन सिस्टम इंस्टॉलेशन कर रहा है, चाहे वो वीआरपी सिस्टम हो चाहे वीआरएफ सिस्टम हो, कोई भी कंपनी हो एक्स वाई जेड, तो उसमें जो हमारा सबसे पहला काम रहता है, वो पहला काम हमारा ये रहता है कि हम जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का जो मैप है, यानी कि जो नक्शा है, उस नक्शे के अंदर में हमें ये पता करना होता है कि जिस सिस्टम को हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, उसमें हमारा जो सिस्टम में आउटडोर कहाँ है, इंडोर कहाँ है, पाइपिंग कहाँ से जा रही है, वाई ब्रांच कहाँ कहाँ लग रहे हैं, या अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर अगर बॉक्स कहीं लगने हैं तो वो कहाँ लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको जो मिलती है वो हमारी ड्राइंग से मिलती है, और ये ड्राइंग देखने का जो तरीका होता है, ये आसानी से कोई भी देख सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। अगर आपको अगर मैं कहता हूँ थोड़ा सा अगर पढ़ना लिखना इंग्लिश में आता है हल्का फुल्का, तो भी आप ड्राइंग देखना अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि इसमें मेनली जो होता है वो क्या होता है, ड्राइंग के अंदर में मेजरमेंट करना होता है। अब मेजरमेंट किस चीज का करना होता है? मेजरमेंट करना होता है कि मान लीजिए हम किसी भी कमरे में, दीवार में, वॉल में, कहीं से भी अगर हमारी रेफ्रिजरेंट पाइपिंग लेके जा रहे हैं, या इंडोर में कोई भी जो अपना यूनिट है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो अपना स्प्लिट टाइप हो, कैसेट टाइप हो, डक्टेबल यूनिट हो, किसी भी प्रकार का, तो हमको मेजरमेंट करके ये तय करना होता है कि इसका डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस हमको कहाँ से पता चलता है? ये हमारी ड्राइंग से पता चलता है। ड्राइंग में ये कहाँ लिखा रहता है, हमको कहाँ से पता चलेगा? उसके लिए या हम कौन सी ड्राइंग रीड करें, क्योंकि हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ बहुत सारी ड्राइंग रहती है। तो हम स्पेशली वो कौन सी ड्राइंग को रीड करें जिससे कि हमको ये पता चले कि ये स्पेशली हमारे सिस्टम के लिए। तो उसमें हमारे को एक चीज करना होता है कि मैंने इसको हिंदी में भी लिख रखा है, मैं आपको इसको मैं दूंगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट होता है आपका, तो उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसमें या तो फ्लोर होंगे, अगर बड़ी बिल्डिंग होगी तो फ्लोर होंगे, या फिर अलग अलग अगर रहेंगे तो कोई भी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इस तरीके से रहते हैं, या फिर आपके अलग अलग विलास के हिसाब से अलग अलग रहते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया पे हम जहाँ इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं हमारे सिस्टम को, वहाँ उसमें नाम होता है। जैसे यहाँ पे टाइटल नाम होता है, ये टाइटल नेम में यहाँ पे जैसे विला नंबर 88 दे रखा है। ये ड्राइंग जो है, इस टाइटल में किस चीज का ड्राइंग है? ये ड्राइंग जो है वो है एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। यानी कि ये जो ड्राइंग है वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग है। अब इसमें जो यहाँ पे दे रखा है स्पेशली, कि जो ये लेजेंड दे रखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपकी ड्राइंग है, उस ड्राइंग में कौन कौन सी चीजों को मेंशन कर रखा है। तो जब मैं यहाँ बात करता हूँ कि कौन कौन सी चीजों को मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे आपके इंडोर यूनिट को मेंशन कर रखा है, थर्मोस्टेट जो है आपका उसके बारे में मेंशन कर रखा है, और रेफ्रिजरेंट पाइपिंग के बारे में जो डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स है उसके बारे में मेंशन कर रखा है। और ये रेफ्रिजरेंट पाइपिंग डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स के साथ में रेफ्रिजरेंट कॉपर पाइपिंग के बारे में कर रखा है, कंडेंसिंग ड्रेन पाइप के बारे में मेंशन कर रखा है, एग्जॉस्ट डिस डिस वाल के बारे में मेंशन कर रखा है, एग्जॉस्ट फैन के बारे में मेंशन कर रखा है, आउटडोर कंडेंसिंग यूनिट के बारे में मेंशन कर रखा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास में देखा जाए तो लगभग लगभग जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और वो सारी चीजें हमारे को इस ड्राइंग में मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी भी ड्राइंग को रीड करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें यहाँ ये देखा जाता है कि जैसे जो यहाँ पे ये दे रखा है अपने स्केल। सबसे पहले हमने देखा कि टाइटल क्या है, टाइटल के बाद में हमने देखा स्केल क्या है। स्केल में क्या रहता है, 1 इंटू इक्वल, यानी 1 mm तो इक्वल कितने, जो भी हमने अगर 100 mm दे रखा तो मतलब 1 mm का मतलब 100 mm हुआ। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा रहेगा तो अपन सेंटीमीटर उसको मान सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट में ही रहता है। इंटरनेशनल जितनी भी ड्राइंग होती है वो में होती है, और नेशनल में सेंटीमीटर या मीटर में भी हो सकती है। अलग अलग तरीके के जो इनके सेंटीमीटर के हिसाब से, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस तरीके का है, किस टाइप का है। तो वो उसकी जो होता है कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी लार्ज कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब ये हम कहाँ पे देखते हैं, जैसे कि माना कि ये अपना ये है, ये हमारा ड्राइंग है। इसके अंदर में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के साथ में हमारे पास में ये आ जाती है कैलकुलेशन सारी। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, मैं आपको दूंगा ना तो इसमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से मैप को हम रीड कर सकते हैं। तो ये जो मेरी ई बुक्स है इसमें सारी डिटेल्स वगैरह है, यानी कि आप अगर अपन पढ़ना चाहेंगे इसको तो हमको अच्छे से समझ में आएगी। मैंने इसको हिंदी में लिख रखा है।
और ये जो ड्राइंग है जब हम मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे मेजरमेंट में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में ये आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये इंडोर है, यहाँ पे ये इंडोर यूनिट यहाँ लगा हुआ है। अब इसकी जो वॉल है उससे इसका कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस आता है उसको इक्वल करना है अपने 100 से। तो 100 का गैप उसमें जितना भी आता है उसको इक्वल करना 100 से, उतना सेंटीमीटर उतना ही अपने को का जो है डिस्टेंस इसमें पता। जैसे ये इंडोर है, यहाँ पे ये इससे इधर रेफ्रिजरेंट पाइपिंग जा रहा है, ये इधर वॉल से वॉल का कॉर्नर है, ये इधर से इस वॉल का कॉर्नर है, ये बैक टू कॉर्नर है। तो ये सारी चीजें हम मेजरमेंट करके हम माप सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम और टाइटल हमें पता होना चाहिए, फ्लोर का नाम पता होना चाहिए, लेआउट पता होना चाहिए, स्केल पता होना चाहिए। अगर इस ड्राइंग को अगर आप अच्छे से सीखना और समझना चाहते हो कि भाई ये ड्राइंग देखना हम कैसे सीखे, तो ये मेरा एक वीडियो का लिंक है, इसको आप क्लिक करोगे तो मैंने पूरा मेजरमेंट पे पूरा एक वीडियो बना रखा है जिसमें कि आप इसको सीख सकते हैं कि हम कैसे मेजरमेंट किसी भी ड्राइंग को कर सकते हैं। यहाँ तक तो ये भी पहली चीज जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे मैप रीडिंग के बारे में। सेकंड चीज आती है मेजरमेंट और डिस्टेंस के बारे में, वो भी अपन उसमें से ही कर लेते हैं। अगली जो बात आती है वो आती है वीआरवी वीआरएफ प्रोजेक्ट स्टडी। इस स्टडी के से क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और उसमें जो लगने वाले जो इंडोर्स और आउटडोर है उनकी कैपेसिटी कितनी कितनी है और कितनी संख्या में वो लग रहे हैं। यानी कि एक बात देखा जाए तो जो वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम होता है उसके उसके लिए जब हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन करते हैं तो एज ए सुपरवाइजर मीटिंग होती है हमारी, एज ए हम प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर बैठते हैं और सारी चीजों को कैलकुलेशन किया जाता है। ये देखा जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वहां पे कितनी कैपेसिटी के इंडोर लगने हैं, कितने आउटडोर लगने हैं, कितनी किस तरीके से रेफ्रिजरेंट पाइपिंग जाएगी, किस किस तरीके से हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम होगा। वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ते हैं यहाँ पे। और वीआरवी वीआरएफ जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में। इंडोर और आउटडोर के सिलेक्शन के बारे में, तो इंडोर और आउटडोर के सिलेक्शन के बारे में इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम हमारी मनमर्जी से कुछ भी नहीं लगाते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी होता है हमारे ड्राइंग के अंदर में, हमारी जो प्रोजेक्ट मैन जो रिपोर्ट हमारा जो पास में जो ड्राइंग रहती है इसके लिए स्पेशली एक तो होगी HVAC वाली जो हमारी ड्राइंग है जिसमें कॉमन सब चीजें आ जाती है, जिसमें प्लम्बिंग भी आ जाता है, इलेक्ट्रिकल वाला भी आ जाता है और सारी चीजें आ जाती है, जिसमें हमारे इंडोर आउटडोर की जो लोकेशन है वो भी आ जाती है। लेकिन जो वीआरवी वीआरएफ में इंडोर और आउटडोर यूनिट सिलेक्शन की है तो यहाँ पे आउटडोर कौन से मॉडल का लगना है वो उसी मॉडल का लगेगा, जो इंडोर है वो किस मॉडल का लगना है वो वहीं पे ही लगेगा। यानी कि एवरीथिंग बिफोर फिक्स, मतलब हमको पता होता है हमारी ड्राइंग में कि यहाँ पे ये मॉडल नंबर का आउटडोर लगना है, ये यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से जो मॉडल नंबर का इंडोर लगना है वो वहीं पे ही लगता है इसके अंदर में। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाला बिल्कुल भी मैटर नहीं होता है। रेफ्रिजरेंट पाइप सिलेक्शन और जो मार्किंग होती है इसमें भी हम अपनी ड्राइंग के हिसाब से, मैंने वो ड्राइंग वाला वीडियो है उसमें बता रखा है, रेफ्रिजरेंट की जिधर से भी हमको मार्किंग करनी होती है, जो रास्ता उसमें ड्राइंग में स्पष्ट दिखता है उसका मेजरमेंट करके हम वो मार्किंग कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट पाइपिंग अपन सिलेक्शन है तो इसमें सिलेक्शन का ये है कि हमारी जो ड्राइंग है उसमें मेंशन रहता है, स्पेशली जो हमारी जो वाइब्रांच वगैरह रहती है उसमें भी, वाइब्रांच की जो ड्राइंग होती है उसमें भी मेंशन रहता है कि आउटडोर से के बाद जो आपका पहला जो पाइपिंग जा रही है, लेंथ जा रही है, उसकी साइज क्या होगी, फर्स्ट वाई ब्रांच तक सेकंड वाई ब्रांच के बीच की साइज क्या होगी, थर्ड वाई ब्रांच के बीच की क्या साइज होगी। यानी कि ए से लेके जेड तक की पाइपिंग की साइज ऑलरेडी हमारे ड्राइंग के अंदर में मेंशन रहती है जो वीआरवीआरएफ का प्रोजेक्ट होता है उसके लिए। वाइब्रांच सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें भी ये चीज होती है कि वाइब्रांच हमको कौन सी वाइब्रांच कहाँ लगानी है, इसके लिए कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी ड्राइंग है उसमें स्पष्टतया ये रहता है कि आउटडोर जैसे स्लेब 1 है, स्लेब 2 है और मास्टर यूनिट है, तो फर्स्ट से सेकंड तक में कौन सी वाइब्रांच कहाँ लगेगी वो हमारे ड्राइंग के अंदर में मेंशन रहता है। यानी कि जो मॉडल नंबर की जो वाइब्रांच हमारे पास आती है कंपनी से जो बॉक्स आते हैं, कि हमको ये पता रहता है कि ये मास्टर यूनिट जो 1 to 2 आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए सेक्शन लाइन की वाइब्रांच ये है और डिस्चार्ज लाइन की वाइब्रांच है। अलग अलग वाइब्रांच आती है, सेक्शन की अलग आती है, डिस्चार्ज लाइन की अलग आती है, शेप सब में एक जैसे ही होते हैं और वो वाइब्रांच का जो मॉडल है वो हमारी ड्राइंग में मेंशन रहता है। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी लाइन है, मतलब आउटडोर मास्टर यूनिट से लेके एंड ऑफ द इंडोर यूनिट, वहां तक में जितनी भी लगने वाली अपनी जो वाइब्रांच है वो सारी की सारी विथ मॉडल नंबर अपने पास में मेंशन रहती है अपने ड्राइंग के अंदर में। तो अपन वन बाय वन सारी को कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, और जो वाइब्रांच जहां लगना होता है वो वाइब्रांच अपन वहीं पे ही करते हैं इंस्टॉलेशन इसका।
कॉपर पाइप वेल्डिंग प्रोसेस है, ये बिल्कुल आसान है। आप हम सब लोग वेल्डिंग करना कॉपर पाइप टू कॉपर पाइप अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये देखा जाता है कि जो वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम होते हैं, इसके अंदर में हमारे को जो है, जब भी हम इसकी जब वेल्डिंग करते हैं पाइप टू पाइप, तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन का प्रेशर डाला जाता है, जिसमें 20 बार से लेके सॉरी इसमें 30 psi 20 psi का प्रेशर इसके अंदर में हम डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, एयर फ्लो जब जाता है इसका नाइट्रोजन का, इतना हाई प्रेशर एयर फ्लो तो हम कहीं पे क्लोज नहीं कर रहे हैं कि जिससे कोई डेंजर मामला होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लो एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, लेकिन जो एरिया पे आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं वहां पे किसी भी तरीके का कार्बन या कोई भी इस तरीके का मेल्ट उसके अंदर में नहीं रहता है जो वहां स्टक हो। यानी कि पूरा पाइप जो है आपका साफ सुथरा रहता है, कोई भी कार्बन उसके अंदर नहीं आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा कोशिश हमारे को करना चाहिए कि कहीं पे हम जहाँ कर सकते हैं वहां पे करें। लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल जो टेक्नीशियंस और कंपनियां होती है वो इग्नोर करने की कोशिश करती है, इग्नोर करती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग है वो जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की जो वायरिंग है उसके बारे में। अब जो हमारा जो टॉपिक है आठवां, वो है वायरिंग के बारे में, इंडोर और आउटडोर के बारे में। तो इंडोर और आउटडोर की वायरिंग वगैरह है, इसके बारे में हम आगे और डिस्कशन करेंगे। लेकिन बेसिकली ऑनवर्ड में आपसे अगर समझाना चाहता हूँ, तो इसकी वायरिंग भी बिल्कुल सिंपल है। हम जैसे किसी स्प्लिट एसी में किसी इंडोर की वायरिंग करते हैं, या किसी डक्टेबल यूनिट की वायरिंग करते हैं, या किसी कैसेट यूनिट की वायरिंग करते हैं, सेम लाइक दैट जैसा ही होता है। इसमें भी सिंगल फेस इंडोर यूनिट अधिकतर ऑलमोस्ट सिंगल फेस ही रहते हैं, HUFC वगैरह जो भी हमारे जो रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो इंडोर यूनिट हैं, जो डक्टेबल यूनिट्स हैं, या कैसेट यूनिट हैं, या वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी हैं, या स्लिंग टाइप स्प्लिट एसी है, सारे सिंगल फेस ऑलमोस्ट मिलेंगे। HU वगैरह जो कनेक्ट होते हैं, जो बड़े जो है, जो अभी कुछ मॉडल्स आ रहे हैं, हो सकता है उसमें जो मोटर वगैरह 3 फेस वगैरह यूज हो, लेकिन ऑलमोस्ट जो इंडोर यूनिट्स हैं वो सारे सिंगल फेस होता है। ट्रांसमिशन वायरिंग है इसकी 24 वोल्ट या 12 वोल्ट, जो भी अलग अलग कंपनियों का हो सकता है इसमें, तो वो भी अपन बिल्कुल इजी है। जैसे अपन बात करते हैं डेकन कंपनी की, तो F1 F2 यूज करती है, मित्सुबिशी इसमें M1 M2 यूज करती है। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग कोड यूज करती है, लेकिन सिंपल है, सबका एक जैसा ही है, कोई डिफिकल्ट इसके अंदर में नहीं है। ट्रांसमिशन वायरिंग भी डिफिकल्ट नहीं है, थर्मोस्टेट वायरिंग भी डिफिकल्ट नहीं है, और इंडोर पावर सप्लाई भी डिफिकल्ट नहीं है। अब बात आउटडोर यूनिट की करते हैं, पता आउटडोर यूनिट एक पैकेज होता है, मतलब जहाँ पे इनबिल्ड आपके इन्वर्टर, कंप्रेसर, पीसीबी, सारा सब कुछ, कंडेंसिंग यूनिट की सारी वायरिंग आपके पीसीबी बोर्ड से जाती है। तो जो मेन सर्किट बोर्ड होता है आपका, वहां से जो फेस जाता है आपका, वो 3 फेस होता है, जिसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 होता है, और न्यूट्रल और अर्थ होता है। इसमें जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के आधार पे होता है। फ्रीक्वेंसी के आधार पे आपका जो सिस्टम है वो होता है, जिसके अंदर में आपके क्या होता है कि जो लाइन 1 आपके जो मेन लाइन से आ रहा है, वही कलर कोड और वही लाइन 1 आपका कनेक्ट होगा आपके आउटडोर यूनिट के अंदर में। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 2, 3, 4 जो भी है अपना उस हिसाब से अपना इक्वल में आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार अगर हम इधर उधर कर देते हैं लाइन को, फेस 2 को 3 में कर देते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम स्टार्टअप में दिक्कत आती है, वहां पे एरर आ जाता है, जो स्पेशली हमारे इसके लिए आ जाता है कि हमारा जो फ्रेश फ्रीक्वेंसी है उसको सही करके हमको वापस लगाना होता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि नए टेक्नीशियन होते हैं या पुराने टेक्नीशियन भी होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का पता नहीं रहता कि लाइन 1 कौन सा है, लाइन 2, वो 3 फेस के हिसाब से जोड़ देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस वजह से हमारा सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पहले से ही ये काम अच्छे से करना चाहिए, ये चीज है। तो इसमें भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। और बात करते हैं जब मास्टर यूनिट से स्लेव यूनिट को कनेक्ट करने की, तो जितने भी जो स्लेव यूनिट है आपके, एक है, दो है, और प्लस मास्टर यूनिट, तो स्लेव यूनिट है, आउटडोर यूनिट चाहे मास्टर हो, 3 फेस सब में ही जाएगा। अब मास्टर किसको बनाना है ये डिपेंड करता है हमारी ट्रांसमिशन वायरिंग से, हम किसको मास्टर बनाते हैं, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब जो दूसरी बात, आज जो नवा चैप्टर है वो है अपना लीकेज चेक वाला। लीकेज चेक में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है हमारा ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा हम करते आ रहे हैं। जितने भी जो हमारे नाइट्रोजन प्रेशर, जो हमारे वेल्डिंग के जो जहाँ जहाँ हमने वेल्डिंग किया है, उसको एक तो हमको इंसुलेशन नहीं करना है, उसको ओपन रखना है, और ओपन ऐसे रखना है कि जहाँ हम अराउंड उसके जो है चारों तरफ उसको देख सके कि कोई भी बबल्स तो नहीं आ रहा है उसमें। क्योंकि कुछ बबल्स ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में 1 या 2 या 3 बबल्स बनते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि ये बबल यहाँ पे थे, और बाद में वो माइनर से माइनर लीकेज बाद में दिक्कत देता है। तो इसमें कोई जल्दबाजी वाला काम होना ही नहीं चाहिए। इसके अंदर में परफेक्ट
परफेक्शन के साथ में परफेक्टली हमको लीकेज चेक करना चाहिए, जहां से इंडोर के वाल और आउटडोर के वाल बीच में वाइब्रांच जितने भी हेडर्स या बॉक्स वगैरह कनेक्टेड है, जितने भी जहां पे भी वेल्डिंग है, वो एरियाज बिल्कुल स्पेस आउट रखने चाहिए, जहां तक कि पूरा प्रेशर होल्ड तक का अपना प्रेशर टेस्ट वाला भी प्रोग्राम जब तक नहीं हो जाता है अपना, तब तक हमको उस प्रोसेस तक में इंसुलेशन नहीं करना चाहिए। उस एरिया को बिल्कुल ब्लैंक रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए। और मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहां अंडर सीलिंग वाला काम हो गया कि सीलिंग वगैरह हो रहा है और आपके इंसुलेशन में प्रेशर टेस्ट आपने होल्ड कर रखा है या होल्ड है, उस टाइम तक आपने लीकेज चेक नहीं किया है, तो भी आपको कोशिश यही करना चाहिए कि उस एरिया को आप ओपन रखवाएं, ताकि अपना जो लीकेजेस वाला जो काम है वो परफेक्शन के साथ में हो जाए। प्रेशर टेस्ट की जो बात है, ये प्रेशर टेस्ट में ये है कि हर कंपनीज के अंदर में क्या होता है, जब हम प्रेशर टेस्ट की बात करते हैं तो कितना प्रेशर टेस्ट कितने सिस्टम पे होना चाहिए, ये बात आती है। हम बात करते हैं चाहे मशीन आपके कितने एचपी का हो, चाहे 10 एचपी का हो, चाहे 20 एचपी का हो, चाहे 28 एचपी का मशीन हो, आपको एक काम करना चाहिए कि जो आपका जो रेफ्रिजरेंट पाइपिंग है उसकी जो थिकनेस है वो ये तय करती है कि आपका कितना बार प्रेशर जाना चाहिए। मान लीजिए छोटा सिस्टम होता है, जैसे स्प्लिट एसी वगैरह होता है, तो हम छोटा मोटा 15-20 बार डाल देते हैं तो भी हमारा लीकेज चेक कर लेते हैं। लेकिन वीआरवी सिस्टम के पाइप की जो हार्डनेस होती है वो भी ज्यादा होती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 30 से 35 बार हमको स्टैंडर्ड प्रेशर डाल के होल्ड करना चाहिए। मैक्सिमम कम से कम 24 आवर के लिए हमको इसको होल्ड करना ही चाहिए। अगर 24 हो और अगर अपन होल्ड कर रहे हैं इसको, तो डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें 1 या 2 या 5 पीएसआई भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर इस दिशा में अगर ड्रॉप होता है तो हमारे वाल वगैरह को एक बार पहले चेक करना चाहिए, वाल और फ्लेयर नट चेक करना चाहिए, जितने भी हैं सारे। वेल्डिंग की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले वाल चेक करना चाहिए, क्योंकि ये इतना सा जो माइनर से माइनर लीकेज होता है ये मोस्टली वाल से ही होता है। तो हमारे को जितने भी जो वाल्स है उनको एक बार हल्का सा पुश वापस थोड़ा सा टाइट करना चाहिए, जितना हो सके लाइट वेट में उसको टाइट करना चाहिए, ताकि जो 1-2-5 पीएसआई का जो अंतर आ रहा है वो अंतर वहां पे खत्म हो जाएगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात है अपनी वैक्यूम वाली। जब हम वैक्यूम टेस्ट की बात करते हैं, जब हम वैक्यूम करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है कि जब जो सिस्टम है उसमें कितने माइक्रोन हमको प्रेशर टेस्ट करना है, सॉरी ये वैक्यूम करना है, ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम की कैपेसिटी पर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम माइक्रोन की बात करते हैं कि माइक्रोन होता क्या है, क्योंकि हम बात करते हैं कि 500 माइक्रोन होना चाहिए, तो ये माइक्रोन क्या होता है इसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो माइक्रोन होते हैं वो होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज का होता है कि जो आपके पाइप का जो इनसाइड एरिया है, जो आपका जो इनसाइड एरिया है पाइप के अंदर का, उसका डिस्टेंस को मेजरमेंट करने को माइक्रोन बोला जाता है। ये जो 500 माइक्रोन की मैं बात करता हूँ, तो यानी कि इसके अंदर में एक जो अपना जो माइक्रोन होता है उसके अंदर में कितने अपने जो है कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन द मीटर का, तो लगभग 1 लाख अपन मीटर उसके अंदर में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो स्पेस है वो बिल्कुल अपना काफी इतना कम रहता है कि हम माइक्रोन के अंदर में अगर उसको देखें हैं तो वो बिल्कुल माइनर होता है। यानी कि डिस्टेंस जो हवा का प्रेशर है आपका या कोई भी जो अंदर की जो टाइटनेस है आपकी वो बिल्कुल लो, जीरो, मतलब 500 माइक्रोन बहुत माइनर होता है, जिसको हम केवल मल्टीमीटर से ही रीड कर सकते हैं। वैसे अपन जैसे लगाते हैं ना, बहुत सारे जो टेक्नीशियंस करते भी हैं कि हमने केवल मीटर लगा दिया और वैक्यूम पे डाल दिया, वैक्यूम पंप पे डाल दिया, और देखेंगे कि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जीरो पे आ गया है, तो हम सोचेंगे कि यार हमारा वैक्यूम हो गया। तो ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। वीआरवी वीआरएफ सिस्टम में किसी भी सिस्टम को इस तरीके से वैक्यूम करना ही नहीं चाहिए। वैक्यूम करने का प्रॉपर तरीका ये है कि हमारे पास में माइक्रोन मीटर होना चाहिए, उसके हिसाब से ही हमारे को हमारा जो सिस्टम होता है उसमें स्पष्ट हमारा जो मैनुअल होता है उसमें साफ लिखा रहता है कि कितने माइक्रोन इसको हमको इसको वैक्यूम करना चाहिए। जो अगली बात है वो बात है हमारी जो इंडोर यूनिट है उसकी एड्रेसिंग के बारे में। तो यानी इंडोर यूनिट की जो एड्रेसिंग होती है वो क्या होता है, इंडोर यूनिट की जो एड्रेसिंग होती है वो क्या होता है, इंडोर और आउटडोर की जो एड्रेसिंग होती है वो क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम एक तरीके से देखा जाए तो ये नंबरिंग देने वाला काम होता है। अगर सही भाषा में बात करें तो जितने भी जो हमारे इंडोर्स यूनिट है उसको नंबर बाई 1 बाई 1 अपन नंबरिंग देते हैं, जहाँ पे सेटिंग करते हैं। हमारे जितने भी जो इंडोर है, इंडोर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 12 है, 30, तो उसमें जो सेटिंग हमारे जो आउटडोर यूनिट के अंदर में हमको करना होता है
जो इंडोर यूनिट में सेटिंग करना होता है उसके हिसाब से होता है। एक्चुअली ये सेटिंग क्या होती है कि जब आप किसी सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो वो इसको एड्रेस करता है कि जो आपके जितने भी जो इंडोर यूनिट्स हैं वो परफेक्ट है या नहीं है, उस चीज को एड्रेस करता है। तो इसी को हम एड्रेसिंग करते हैं, जो सेटिंग हमारे इंडोर और आउटडोर के अंदर में ये रहती है। हमें आगे इसके बारे में अपन पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि जैसे एड्रेसिंग करने से होता क्या है कि जब आपका सिस्टम कभी भी फॉल्ट होता है या ट्रबल शूटिंग में आता है, तो फिर वो जो एरर कोड आपके थर्मोस्टेट में आता है, वहां पे ये चीज शो हो जाती है कि आपके किस वाले इंडोर यूनिट में फॉल्ट है। क्योंकि इंडोर यूनिट जितने भी हैं आपके 10-20, सबके अंदर में सेम एरर कोड नजर आएगा। अब सब में सेम एरर कोड नजर आएगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप एक एक को चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कितने इंडोर यूनिट्स आप चेक करोगे? तो यहाँ पे ये एड्रेसिंग वहां काम में आती है जहां पे स्पेशल एरर कोड उसी इंडोर यूनिट के अंदर में आएगा, जहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ये यहाँ पे ये वजह है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इम्पोर्टेंट चीज है आपके जो टेस्ट ऑपरेशन है उसके बारे में। इससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ कि जो एड्रेसिंग है ये तो अपन ने कर लिया, और जो इंडोर और टेस्ट ऑपरेशन का जो अपना जो प्रोसेस होता है, तो टेस्ट ऑपरेशन का इनके प्रोसेस से पूर्व हमको एक काम करना होता है, एडिशनल गैस चार्ज करना होता है। और एडिशनल गैस चार्ज से पहले हमको पाइप कैलकुलेशन करना होता है। अब पाइप कैलकुलेशन जो हम करते हैं, जो हमारा इंडोर और आउटडोर है, जितने भी जो हमारी पाइपिंग हो रखी है इंडोर से लेके आउटडोर के बीच में, जितने भी जो रेफ्रिजरेंट पाइपिंग है, उसकी कैलकुलेशन निकल के आती है कि जो आपका आउटडोर यूनिट है, मान लीजिए स्लैब यूनिट है और मास्टर यूनिट है, टोटल हर आउटडोर यूनिट में एक कैपेसिटी के हिसाब से उसमें गैस आती है। किसी में 8 kg आती है, किसी में 5 kg, किसी में 12 kg आती है, तो अलग अलग हिसाब से आती है। अब जो इसमें जो एडिशनल रेफ्रिजरेंट पाइपिंग को जो निकाला जाता है वो ये निकाला जाता है कि टोटल आपका जो रेफ्रिजरेंट पाइपिंग लगा है, टोटल पाइप की जो लेंथ है वो कितनी है और थिकनेस कितनी है। थिकनेस कौन सी देखी जाती है इसमें? वो थिकनेस देखी जाती है, एक तो पाइप साइज आ गया, और एक अराउंड जो आपका जो पाइप होता है, पाइप का जो सिरा होता है, जो अंदर का जो गैप होता है उसके ऊपर का जो परत होती है, वो थिकनेस को कैलकुलेट किया जाता है। वो उसका मैं आपको अलग से एक चार्ट है मेरे पास में, वो मैं आपको दे दूंगा, तो थिकनेस आपको पता चल जाएगी कि थिकनेस कैसे होती है। आसान सा सूत्र है, टोटल लेंथ निकाल के थिकनेस इनटू कैलकुलेट होता है। उसका कुछ प्रिंसिपल है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो उसके हिसाब से टोटल कितना लेंथ आ रहा है और कितनी लेंथ पे कितने ग्राम गैस चार्ज हो रहा है वो आ जाता है। कि भाई 7/8 का पाइप है या 1/8 है या 11/8 है, तो इतने मीटर पे पर मीटर पे इतना एडिशनल गैस चार्ज होगा। तो आसान है, उसके हिसाब से हम टोटल केजी निकाल लेते हैं। ये तो वो अपना मैनुअल गैस चार्ज। एक होता है ऑटो गैस चार्ज। अब ऑटो गैस चार्ज में क्या होता है, जब पाइप कैलकुलेशन की हमारे को जरूरत नहीं है, हमको पाइप कैलकुलेशन की करने की जरूरत नहीं है। ऑटो गैस चार्ज में क्या होता है, सीधा सा अपना ऑटो गैस चार्ज का जो प्रोसेस होता है उसको हम सेटिंग करते हैं आउटडोर यूनिट के अंदर में। टेस्ट जब अपना एडिशनल गैस चार्ज करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के साथ में अपना जो चार्जिंग पोर्ट होता है उसमें अपना चार्जिंग लाइन कनेक्ट करते हैं, सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं, और अपने सिस्टम को अपन ऑटो मोड पे स्टार्ट कर देते हैं ऑटो गैस चार्ज के लिए। अब उसमें क्या करता है कि सिस्टम जो होता है ना, उसको जितना रेफ्रिजरेंट गैस चाहिए वो गैस ले लेता है, जितना भी रेफ्रिजरेंट गैस चाहिए उसको वो ले लेता है। एक हमको क्या करना होता है, एक सिलेंडर 2 सिलेंडर जितना भी उसके अंदर में जा रहा है उतना रेफ्रिजरेंट ऑटोमेटिक वो कर लेता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका डिस्प्ले होता है उस डिस्प्ले के अंदर में एक कोड आ जाता है। जब आपका रेफ्रिजरेंट फुली चार्ज हो जाता है तो उसमें कोड आ जाता है कि भाई आपका जो सिस्टम है वो फुली चार्ज हो चुका है, आप इसको वाल को क्लोज कर सकते हैं। जो आपकी रेफ्रिजरेंट की सप्लाई है उसको क्लोज कर सकते हैं। वो रेफ्रिजरेंट लेना बंद कर देता है, वाल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है उसका। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके बारे में भी अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हर कंपनी की जो प्रोग्रामिंग होती है वो अलग होती है, टेस्ट ऑपरेशन की भी अलग होती है, ये प्रोग्रामिंग है अलग अलग होती है, यहाँ से अलग अलग चीजें आ जाती है। अब उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि कमीशनिंग प्रोसेस। कमीशनिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारा पूरा सिस्टम है, इंडोर है आउटडोर यूनिट वगैरह है सारे, तो कमीशनिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके दरमियान ये होता है कि पूरा जो सिस्टम है उसको चेक किया जाता है। इंडोर एक एक इसका एक लंबा प्रोसेस है कमीशनिंग का। इसमें मैं बताऊंगा कि आपको इंडोर के बारे में कि कमीशनिंग कैसे किया जाता है, आउटडोर के बारे में कैसे किया जाता है, तो सेंसर, प्रोटेक्शन डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीजों के बारे में कैसे हम कमीशनिंग करते हैं इस सिस्टम में, वो अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ट्रबल शूटिंग और एरर कोड। ट्रबल शूटिंग और एरर कोड में क्या होता है कि जितनी भी जो कंपनियां हैं सबके
ट्रबल शूटिंग तो एक जैसी होती है भाई, कंप्रेसर खराब होगा तो सब में ही है, सारी कंपनियों के ही खराब एक जैसे ही होंगे। लेकिन जो एरर कोड है वो सबके अलग अलग होते हैं। ट्रबल शूटिंग सेम सारी कंपनियों की एक जैसे ही होती है, लेकिन जो एरर कोड होते हैं वो सबकी अलग अलग होते हैं, हर कंपनी के अलग अलग होते हैं। और उसमें भी एक इम्पोर्टेंट क्या है कि हर सीरीज के अलग अलग एरर कोड होते हैं। जैसे VRV 3 है, VRV 4 है, एक्स है, आर है, इसमें अलग अलग मिलेंगे आपको। हीट रिकवरी है तो उसमें भी अलग मिलेंगे। LG के जो अलग अलग मॉडल है उसमें भी अलग अलग मिलेंगे आपको। यानी कि यहाँ पे सीरीज चालू हो जाती है। अब सीरीज में क्या आ जाती है, जैसे कूल मूड हो गया, हीट मूड हो गया, हीट एंड कूल हो गया, हीट रिकवरी हो गया। ये सारे जो मॉडल होते हैं इनके सारे एरर कोड अलग होते हैं। अब सारे इतने जब एरर कोड्स को अगर अपन मिलाते तो ये बहुत सारे एरर कोड हो जाते हैं, जिसको याद रखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता था। उसके लिए हमारा ये ई बुक काम में आता है, जहाँ पे कि हमने देखा कि इसमें कौन सा एरर कोड आ रहा है, उसको हमने नोट डाउन किया, और नोट डाउन करने के बाद में फिर हम इसको अच्छे से रिसोल्व कर पाते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है उसको। तो ये बेसिक्स जो है मैंने बताया आपको कि इसके लिए हम सारी जो हमारा जो VRV VRF है उसका पूरा ये सिलेबस मैंने बताया। अब अपन जो आगे पढ़ेंगे वो इसको विस्तार से पढ़ेंगे अपन, कि किस तरीके से हम आगे जो हमारा जो सिस्टम होता है VRV और VRF सिस्टम, इसको हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में हम इसको आगे जो टर्बल शूटिंग वगैरह है या जो गैस चार्जिंग का प्रोसेस वगैरह है वो सारी चीजें अपन आगे इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज था जो मैंने आपको बताया सिलेबस।